बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर लेट्स मी आतिफ वक्कास। और इस लेक्चर में हम एग्जांपल 4.7 सॉल्व करेंगे। इट इज़ द लास्ट एग्जांपल ऑफ चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड द सेम बुक इज़ आल्सो फॉलोड बाय ऑल द इंस्टीट्यूट्स ऑफ फेडरल बोर्ड्स। सो एग्जांपल 4.7 की स्टेटमेंट देखें। इट्स अ बॉल ऑफ मास 100 grams is thrown vertically upward at a speed of 25 meters per second. If no energy is lost, determine the height it would reach. एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मैंने इसको ए मार्क कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द बॉल ओनली राइजेज टू 25 meters, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। और फिर थर्ड भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आल्सो कैलकुलेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक एग्जाम्पल में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ज़ाहिर है तीनों के लिए डिफरेंट डेटा भी गिवन है। ठीक है। सो मैं सबसे पहले डेटा अगर देखूं कौन सी वैल्यू हमें गिवन है, तो एक तो उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉल का मास गिवन है, दैट इज़ 0.1 किलोग्राम्स, जिसको ऊपर थ्रो किया गया है इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड से। अब कुछ डेटा पार्टिकुलरली हर एक पार्ट के लिए है, ये तो जनरल है, ये तो जितने भी हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे सब के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन ये जो इसको मैंने ए कहा हुआ है, ये सिर्फ पहला केस है, इफ़ नो एनर्जी इज़ लॉस्ट। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि वर्क्स अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है दैट इज़ ज़ीरो, कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। और फिर दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी कुछ डेटा गिवन है, यानी इस भी पार्ट को सॉल्व करने के लिए कि जबकि एयर फ्रिक्शन मौजूद होगी, ये उसके साथ रिलेटेड नहीं है। इसमें एयर फ्रिक्शन मौजूद होगी तब वो कहता है कि एक हाइट तक 25 मीटर की हाइट तक वो ऑब्जेक्ट जा सकता है। तो ये दूसरे पार्ट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। एंड फिर हमने चूँकि रिक्वायर्ड, एक तो पहले केस में हमने वो हाइट फाइंड करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस हाइट तक जा सकता है अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ हम उसको एक वेलोसिटी दें, ऊपर थ्रो कर लें, वो कहाँ किस हाइट तक जा सकता है। दूसरे केस में हमने तो ये हाइट अननोन है। दूसरे केस में हमने अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो वर्क होगा वो कैलकुलेट करने, ज़ाहिर है जब एयर फ्रिक्शन होगी, एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी, तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाएगा। तो वो नई हाइट बहरहाल इन लोगों ने दी है कि दैट इज़ 25 मीटर। अब दूसरे केस में 25 मीटर तक गया है, जो कि इस हाइट से बेशक कम होगी, लेकिन जिस हाइट तक, ये कम हाइट तक अगर गया है तो इसकी वजह यह है कि इसमें कुछ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी किया है, इसकी कुछ एनर्जी उसमें लॉस हो गई है। तो हमने वो एनर्जी फाइंड करनी है, वो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन फाइंड करना है। एंड देन हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि एयर उसके ऊपर लगा कर उसे रोक लेता है या उसकी हाइट में कमी ले आता है। तो हमें वो फोर्स चाहिए होगी, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इन सब के लिए मैंने जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा है, जो आप एनर्जी कंजर्वेशन से जानते हैं कि जिस एनर्जी में लॉस आती है उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, फिर जिस एनर्जी में गेन आएगी वो राइट साइड पे होगा, प्लस सम अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इफ़ देयर इज़। अगर तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन कोई है तो वो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो जनरली मैं यहाँ पर चूँकि नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है तो इसलिए मैंने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है डेल्टा के। अगर ये ऊपर से नीचे आता तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता। अब इक्वेशन 1 को मैं आगे यूज़ करने जा रहा हूँ, लेकिन चूँकि 3 डिफरेंट क्वेश्चंस को इसी एक फार्मूला से सॉल्व करने, तो हर एक के लिए हमें पता होना चाहिए कि लॉस इन काइनेटिक क्या है, गेन इन पोटेंशियल क्या है और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है। ये 3 चीज़ें अलग अलग होंगी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में। सो पार्ट ए में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी थी। फाइनल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जब ये पहुँचेगा तो वहाँ पे ये रुक जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का सिंपली मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने डायरेक्ट हाफ mv² लिखा है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल हाइट अगर हम अर्थ सरफेस को ज़ीरो मान लें तो वहाँ से mgh किसी फाइनल हाइट तक पहुँचेगा, तो डेल्टा PE इज़ एक्चुअली द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी।
एंड दैट इज़ mgh। तो ये भी मैंने लिखा है, और चूँकि पहले केस में क्लियरली बताया गया है इफ़ नो एनर्जी इज़ लॉस्ट, सो मैंने वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन 0 कर लिया है। ये वैल्यूज़ जब यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं इस फार्मूला में, तो हमें क्या मिलता है, लेफ़्ट पे हाफ mvi² मिलता है, राइट पे सिर्फ mgh मिलता है। wf इज़ 0 विच इज़ नॉट इंक्लूडेड देयर, वो यहाँ पे 0 है, मैंने नहीं लिखा। तो चूँकि मास दोनों साइड पे है इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, और हमारे पास हाइट का जो फार्मूला आ जाता है v² डिवाइडेड बाई 2g। तो याद रहे, अगर तो एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, डिसिपेटिव फोर्सेस ना हो, तो आप हमेशा ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी इज़ 2gh अंडर द रूट, या हाइट इज़ v² डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ पे करने से हमें 31.9 मीटर्स का आंसर मिलता है। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। मैंने वेलोसिटी की जगह इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड पुट की है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड विद 9.8 किया है, g इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ ये तो हो गया पहला। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। वहाँ पे वो कहता है कि जी जब एयर फ्रिक्शन देखिए ना 31.9 मीटर ज़्यादा है उस हाइट से जो उसने दिया है 25 मीटर का, जब एयर फ्रिक्शन मौजूद हो। तो जब एयर फ्रिक्शन मौजूद है तो ये हाइट कम हो गई है, 25 मीटर हो गई है, और अब हमने बताना है जी कि कितना वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है। वंस अगेन इसमें भी हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वही लिखेंगे जो इनिशियली थी, बट गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज देन नॉट mgh, दिस टाइम इट इज़ mgh डैश। इस इज सम डिफरेंट हाइट बिकॉज वो तो विदाउट एयर फ्रिक्शन थी, ये विद एयर फ्रिक्शन है, इसलिए ये mgh डैश होगा। एंड दिस टाइम work against friction is not 0. Now if I substitute the values here, first I rearrange this equation, मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ। वैल्यूज पुट की हैं, आप देख सकते हैं, m मैंने कॉमन लिया है, तो ये वैल्यू मेरे पास ये फार्मूला आ जाता है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए। ये आपने यूज़ करना है आगे जाके। हम मास की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट करेंगे, हम g की वैल्यू भी पुट करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ h की वैल्यू भी पुट करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डस्टर चाहिए होगा। ये मैं साफ़ कर दूँ। तो अगर मैं वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लूँ, ये फार्मूला है, m जो है दैट इज़ गिवन 0.1 किलोग्राम, फिर 1/2, v क्या है 25 है, इसका स्क्वायर लेंगे, मीटर पर सेकेंड है। मैं यहाँ पे किलोग्राम वगैरह नहीं पुट करता सिंप्लिसिटी के लिए। माइनस g टाइम्स h, g इज़ 9.8 एंड h इज़ h dash is actually h dash is given is 25 meters, yes 25। now यहाँ से आ जाता है जी राउंड अबाउट 6.7 जाउस। आप चेक कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, मैं चेक कर लूँ कंफर्म करने के लिए। यस इट इज़ 6.75 जाउल्स। एंड देन अगर आपको वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन मालूम हो गया है तो ये आपका है जी सॉल्यूशन रिज़ल्ट बी। ये बी का रिज़ल्ट है, ये ए का रिज़ल्ट था। और अब मैं तीसरा रिज़ल्ट कैलकुलेट करूँगा, दैट इज़ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम जानते हैं कि वर्क की डिफिनीशन के मुताबिक इट्स द फोर्स टाइम्स डिस्टेंस कवर्ड। सो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर फाइंड करने के लिए मुझे वर्क को किस चीज़ पे डिवाइड करना है, किस वर्क को जो यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ इसको मैं
25 पे डिवाइड करूँगा, 25 पे h डैश पे, एंड 6.75 if divided by 25, तो रिज़ल्ट क्या आता है? It will be something in newtons and comes out to be 0.27 newtons. So this is the work against friction, and इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा दलो अल्लाह पामानो से।